हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। आरबीएस गेमिंग, थैंक यू फॉर 40 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था, जू फैन बोलता है ऐसा कुछ कर दो कि मैं यहाँ पे क्वालिफाइड हो जाऊं किसी भी डंजन के अंदर एंटर करने के लिए। साथ ही में जू फैन सोच रहा होता है एक डंजन के अंदर जाकर ट्रेन करना काफी फायदेमंद होता है। वहाँ पे जो बीच से फाइट होती है ना, उससे नोवा को बहुत ही एक्सपीरियंस मिलेगा, उसे बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये बात सुनने के साथ ही हम देखते हैं नाइट कॉप काफी शौकी होती है। उसे लगता है जू फैन स्पीड क्रिस्टल या फिर इवोल्यूशन मेटल मांगेगा, जैसे कि नॉर्मल सारे लोग मांगते हैं। उसे अब यहाँ पे क्लियरली पता चल चुका था कि जू फैन दूसरे लोगों से काफी अलग है। जू फैन का पूरा ध्यान सिर्फ ट्रेनिंग के ऊपर है। यही वजह कि जू फैन लगातार बहुत ज्यादा पावरफुल होते जा रहा है। और जबकि जू फैन को यहाँ पे डंजन के अंदर जाना है, तो मेरे पास में तरीका से भेजने का, वो भी एक ऑफिशियल मेंबर बने बिना। उसके बाद अपने साथ वाले बंदे से बोलते मेरी बात ध्यान सुनो, जू फैन के लिए डॉक्यूमेंट बाहर निकालो, उसे हम लोग एक कॉजी नाइट का मेंबर बनाएंगे। ये बात सुनने के साथ ही वो बंदा काफी शौक गया होता है। वो बोलता आप क्या बोल रही हैं। हालांकि यहाँ पे स्टार्टर की वजह से जू फैन काफी फायदा होगा, पर इससे दिक्कत की बात है आपको जो प्रिविलेज मिलते हैं ना, वो आपको नहीं मिलेंगे। वैसे भी यहाँ पे कॉजी नाइट कॉप मेंबर के अंदर 1 या 2 पोजीशन होती है, और आप यहाँ पे जू फैन को अपनी पोजीशन दे रही हैं। क्या आपको नहीं लगता ये आपके लिए काफी गलत होगा? ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ पे ये डिसीजन जल्दबाजी में ले रही हैं। तो अभी हम देखते हैं नाइट कॉप बोलती है मेरी बात ध्यान सुनो, ये टाइटल है ना, ये स्नोफील्ड आर्मी का नहीं है, बल्कि ये मेरा पर्सनल टाइटल है। तो चाहे मैं टाइटल किसी को भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी यहाँ पे जू फैन नाइट कॉप ज्वाइन करेगा नहीं करेगा उसकी मर्जी है। और रही बात यहाँ पे इस टाइटल की ना, तो मेरे हिसाब से बहुत ही जल्दी जू फैन इस टाइटल के सरपास कर देगा। ये टाइटल से किसी काम नहीं आने वाला। उसके बाद यहाँ पे जू फैन को इससे भी हाई लेवल का टाइटल चाहिए होगा, जो कि वो उसे प्रोवाइड कराऊंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जू फैन के अंदर बहुत ही पोटेंशियल है, और ऐसे पोटेंशियल को ना वेस्ट होने देना, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, और मैं इसको निभाऊंगी भी। असिस्टेंट बोलता है ठीक है, फिर मैं जू फैन को ये डॉक्यूमेंट तैयार करके दे दूंगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जू फैन घर पे कोई आ गया होता है। जू फैन सोचा तो शायद से वही बंदा होगा जो कि मिस टैंगजिंग की तरफ से आया है। और जू फैन बिल्कुल सही भी था, क्योंकि वही बंदा होता है जिसको टैंगजिंग ने भेजा था। उस एनवेलप के अंदर हम देखते एक बैज होता है, और साथ ही में एक लेटर भी होता है, जिसके अंदर लिखा होता है वो इस बैज की हेल्प से अब एक क्वाजी नाइट कॉप बन चुका है, जो कि जब चाहे तब किसी भी डंजन के अंदर इजीली एंटर कर सकता है, और कोई भी उसे नहीं रोकेगा। जू फैन को यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे इतना कमाल गिफ्ट मिलेगा, जू फैन ने बिल्कुल नहीं सोचा था। वैसे भी यहाँ पे कुछ चोरों को पकड़ने के लिए इतना बड़ा रिवॉर्ड मिलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जू फैन को पहचान देके वो बंदा बोल रहा होता बिल्कुल भी ऐसा मत करो, ये असलियत एक नाइट कॉप मेंबर का बैच नहीं है, बल्कि एक क्वाजी बैच है, जिसके अंदर बिना नाइट कॉप बने हुए तुम किसी भी डंजन के अंदर इजीली आ जा सकते हो। लेटर के अंदर साफ साफ लिखा हुआ था चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जू फैन को रिटर्न नहीं कर सकता। इसी वजह जू फैन के पास कोई भी चॉइस नहीं थी, और वो उस क्वाजी नाइट कॉप के बैच को एक्सेप्ट कर लेता है। पहले भले ही जू फैन काफी सरप्राइज हो गया था, पर अब वो इतने एक्साइटेड था कि उसे इतने कमाल की अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। जू फैन बोलता सर प्लीज मिस टैंगजिंग को थैंक यू बोलना, उन्होंने मेरी बहुत बड़ी हेल्प करी है। अब यहाँ पे इस बैच की हेल्प से मैं बहुत ही लेवल अप कर पाऊंगा। साथ ही में जू फैन सोच रहा होता है क्वाजी बैच मिलने के बाद में मैं अब यहाँ पे डंजन्स की रियलिटी को बहुत ही क्लियर कर पाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ पे नोआ की हेल्प कर पाऊंगा उसको अभी भेजने में। नोआ तुम बिल्कुल भी टेंशन मत, मैंने प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हें पक्का तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर भेज के रहूंगा। अब मुझे लगता है मैं उस प्रॉमिस कंप्लीट करने में काफी करीब आ चुका हूँ। नोआ काफी खुश होता है, सोच रहा होता है कि जू फैन एक बहुत ही अच्छा इंसान है, उसने मेरा काफी ख्याल भी रखा और मेरी काफी हेल्प भी करी। ना सिर्फ वो मुझे वापस घर भेजने वाला है, बल्कि मैंने यहाँ पे जू फैन के साथ में बहुत सारी मेमोरीज बनाई है। हमारी टीम काफी कमाल की थी, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत कुछ अचीव किया। ना सिर्फ यहाँ पे एडवेंचर में काफी मजा आया, बल्कि मुझे यहाँ पे अपने अंदर एक ग्रोथ फील हुई, जो कि मैंने आज से पहले कभी फील नहीं करी थी। जू फैन के साथ की ये जर्नी में कभी नहीं भूलने वाला। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जू फैन स्नोफील्ड आर्मी पहुंच गया होता है, और वहाँ पे अपने क्वाजी बैच को शो करता है। जैसे ही सोल्जर्स वहाँ पे देखते हैं जू फैन के पास में क्वाजी बैच है, वो लोग काफी शौक के होते हैं, क्योंकि आज से पहले उन लोगों ने यंग बच्चे के पास में क्वाजी बैच कभी नहीं देखा। पर पहले जो लोग काफी सरप्राइज थे वो लोग चुली करना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे पक्का से यकीन है ये बंदा कोई ना कोई बड़ा बंदा होगा, किसी बड़े बाप की औलाद। इसको यहाँ पे नेपोटिज्म की वजह से भेजा गया है, वरना ऐसे यहाँ पढ़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। क्वाजी नाइट कॉप का टाइटल बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। जैसे ही जू फैन वहाँ बाकी सारे लोगों से मिलता है, हम देखते हैं वहाँ पे वो सारे लोग स्माइल करते हैं, जू फैन को घेर लेते हैं। उन लोगों का प्लान था कि वो यहाँ बड़े बाप के लोगों को डरा के भगा देंगे। वैसे भी अगर यहाँ पे ये बंदा सही तरह से नहीं पहुंचा तो इसको अपनी जान की बहुत ज्यादा पड़ी होगी। उसके बाद हम देखते हैं उनमें से एक बंदा बोलता है ये जगह ना बहुत ही खतरनाक है, अगर तुम यहाँ पे रहोगे तुम्हारा मरना पक्का है, और अगर यहाँ पे तुम्हें सेफली रहना है तो हमारे रूल्स के अंडर में रहना होगा, हम जो बोलेंगे वही करना होगा। और साथ ही में यहाँ पे क्वाजी बैच होने के बावजूद भी तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, तुम्हारी बात समझ रहे हो ना। और अगर तुम्हें यहाँ पे रिस्पेक्ट कमानी है ना, तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ शो करनी होगी। जिस बंदे के पास में स्ट्रेंथ नहीं होगा वो यहाँ पे डंजन्स में जाके बिल्कुल भी सेफ नहीं रह पाएगा। इसी वजह से अंदर एंटर करने से 10 बार सोच लो, वहाँ पे बहुत सारे खतरे होंगे, ऐसे खतरे जो शायद तुमने ना देखे हो। वो जगह
इतनी ज्यादा खतरनाक है, वहाँ प्रोफेशनल डेमर भी बिल्कुल सेफ नहीं है। इसी वजह से अगर तुम्हें वहाँ पे जाना है ना तो कम से कम मास्टर रैंक में होना जरूरी है, इससे कम लेवल बिल्कुल नहीं चलेगा। और तुम्हें यहाँ पे देखे क्लियरली पता चल रहा है तुम मुश्किल से अप्रेंटिस लेवल पे होगे। तो इसी वजह से यहाँ पे डंजन में एंटर करने से पहले 10 बार सोच लो, क्योंकि तुम्हारे मरने के चांस 99% है। और हम नहीं कहेंगे तुम हमारी बात मानो, एक बार तुम यहाँ पे डंजन में चलोगे ना तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि कब क्विट करना है। ये सारी बातें करने के बाद हम देखते हैं जू फैन और वो बंदा कैंप के सेंटर में पहुंच गए होते हैं, जहाँ पे उन लोग कैप्टन प्रेजेंट होता है। और बिल्कुल बाकी सारे लोग की तरह जू फैन को देख के कैप्टन भी काफी शौक हो जाते हैं। कैप्टन बोलते बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा। और हालांकि यहाँ पे जू फैन इन सारे लोगों की बातों से काफी परेशान हो चुका था, फिर भी जू फैन बोलता है मुझे यहाँ पे मिस टैंगजी ने भेजा है, जो कि नाइट कॉप से है। ये बात सुनने के साथ ही हम देखते हैं कैप्टन काफी शौक हो जाते हैं, सोच रहे होते हैं मिस टैंगजी ने यहाँ पे सक्सेसर के तौर पे जू फैन को चुना है। आखिर यहाँ पे इस बंदे में ऐसी क्या खास बात है। अगर मिस टैंगजी ने यहाँ पे ये काम किया है ना तो पक्का है 2 पॉसिबिलिटी होगी, या फिर तो ये बंदा उनका रिलेटिव है, और या फिर जू फैन के बाद मेरा टैलेंट है कि वो यहाँ पे डंजन में सर्वाइव कर सके। और मुझे यहाँ पे ये तो नहीं पता कि इनमें से कौन सी बात सच होगी, पर जो भी है मुझे यहाँ मिस टैंगजी की बात सुनते हुए जू फैन को लेके जाना ही होगा। कैप्टन बोलते जू फैन मेरी बात ध्यान सुनो, तुम यहाँ पे किसी भी डंजन के अंदर ना बिना सोल्जर्स के नहीं जाओगे, पर तुम यहाँ पे इन सारे सोल्जर्स में ट्रेन कर सकते हो। और अगर यहाँ पे कोई भी डंजन आता है तो इन लोग के साथ में जा सकते हो, ताकि तुम बहुत कुछ सीख सको। और यहाँ पे इस बात से भी जू फैन खुश था, उसे कम से कम यहाँ पे इन सोल्जर्स में ट्रेन करने का मौका मिल रहा है। पर तभी हम देखते वहाँ पे बोलियांग नाम का एक और सोल्जर आता है, वो वहाँ पे एक लेवल के डंजन के लिए रजिस्टर करने के लिए आया था। और वहीं हम देखते हैं जू फैन को देख के वो काफी शॉक भी हो गया होता है। बोलियांग बोलता है आखिर यहाँ पे छोटा बच्चा क्या कर रहा है। कैप्टन बोलते छोटा बच्चा है ना, ये टैंगजिंग का सक्सेसर है, तुम यहाँ पे खुद भी देख सकते हो, इसके पास में कॉजी बैच है। बोलियांग सोच रहा था काफी अजीब बात है, मैंने बहुत ही ट्राई किया था पर टैंगजी ने मुझे चूज नहीं किया, आगे इस बच्चे में से क्या खास बात है जो कि उसने तो चूज कर लिया। वहाँ जाते हुए बोलियांग सोच रहा होता है ऐसा भी हो सकता है कि शायद से ये बच्चा जू फैन मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन चलो यहाँ पे जो भी हो इससे मेरा क्या ही लेन देना, मैं पहले इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था पर अब मैं काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। वैसे ही मेरे पास में ऑलरेडी एक बैच आ चुका है और जू फैन एक न्यूकमर है, उसको मेरे पास आने तक बहुत टाइम लगेगा। तो अभी हम देखते हैं जू फैन बोलता है कैप्टन मुझे कुछ बात करनी है, क्या आपको यहाँ पे नहीं लगता मेरे साथ में काफी गलत हो रहा है। बोलियांग के पास में भी कॉजी बैच है और वो यहाँ पे इजीली डंजन में जा पा रहा है, वहीं मेरे पास भी सेम कॉजी बैच है, पर मुझे आप अकेले जाने से मना कर रहे हो, ये काफी गलत बात नहीं है क्या। कैप्टन बोलता है ऐसा इसी वजह से क्योंकि वो ऑलरेडी एक प्रोफेशनल डे में बन चुका है। यहाँ पे एक ए रैंक के डंजन में एंटर करने के लिए उसके पास में सारी क्वालिफिकेशन है। हमारी नाइट कॉप को छोड़ो, यहाँ तक स्नोफील्ड आर्मी के लोग हैं ना वो सब के सब अप्रेंटिस लेवल के पीक पे है, और उनके पास जो भी बीस्ट है वो सभी लाइट लेवल पे है। और तुम जैसा न्यू कमर जो कि अभी अभी यहाँ पे आया है, तुम्हें तो उनसे भी कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे नाइट कॉप की तो बात छोड़ो, तुम्हें अकेले यहाँ पे डंजन के अंदर भेजना काफी खतरनाक हो सकता है। जू फैन सोच रहा होता है लगता है यहाँ पे ये सारे लोग मुझे काफी अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं, इनको लगता है मैं बहुत ही कमजोर हूँ और यहाँ पे किसी गलत तरीके से मुझे कॉजी बैच मिला है। और जैसा कि मुझे पहले वाले बंदे ने बोला था, इन लोगों के माइंड को चेंज करने के लिए मुझे इन लोग अपनी स्ट्रेंथ शो करनी होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक बार मैं इन लोग अपनी स्ट्रेंथ दिखा दूंगा, उसके बाद मुझे भी बोलियांग की तरह ट्रीट किया जाएगा और मैं यहाँ पे जब चाहूँ तब किसी भी डंजन में एंटर कर सकता हूँ। लेकिन कुछ भी करने से पहले जू फैन बोलता है आपने कहा ये अभी एक एरियन के डंजन में जा रहा है, तो आखिर यहाँ पे डंजन की रैंकिंग कैसे काम करती है, कैसे पता चलता है कौन सा डंजन की रैंक कम है और कौन से की ज्यादा। कैप्टन बोलते जू फैन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। अगर बात करें डंजन के सिस्टम को तो उसको रैंक में डिवाइड किया गया है, कौन सा डंजन कितना खतरनाक होगा ये उसकी रैंक के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले आता है सी रैंक के डंजन जो की बहुत ही सेफ होते हैं और वहाँ पे सिर्फ ऑर्डिनरी म्यूटेंट बीस्ट होते हैं, और वहाँ का जो बॉस भी होता है ना वो भी तो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो इसी वजह से ऑर्डिनरी रैंक के पावरफुल लोग भी वहाँ पे जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। और वहीं बात करें बी रैंक के डंजन की तो नॉर्मली काफी हद तक स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, जैसे कि वहाँ के जो म्यूटेंट बीस्ट होते हैं ना वो ऑर्डिनरी रैंक के पीक से लेके इलाइट रैंक के अर्ली स्टेज तक होते हैं, वहीं उन लोग का जो बॉस होता है वो इलाइट रैंक के मिड लेवल पे होता है। पर बात करें अगर ए रैंक के डंजन की तो बहुत ही खतरनाक होते हैं, ए रैंक में ज्यादा डिफिकल्टी लेवल एकदम से काफी बढ़ जाता है। यहाँ के जो नॉर्मल बीस्ट होता है वो इलाइट रैंक के पीक से लेके लॉर्ड लेवल के अर्ली स्टेज तक होते हैं, और वहीं बात की जब बॉस की तो लॉर्ड लेवल के पीक पे हो सकता है या फिर उससे पावरफुल। लेकिन एस रैंक के डंजन्स के आसपास ये लोग नहीं होते, यहाँ के जो नॉर्मल मोस्ट होता है वो भी लॉर्ड लेवल पे होते हैं, और जो यहाँ का बॉस होता है वो कम से कम नहीं तो मुनाक लेवल पे होता है। और बात करें डार्क स्पाइडर नेस्ट की जो कि ए रैंक का डंजन है जिसको अभी अभी बोलियांग ने चूज किया था, वो अगर बात करें ए रैंक के डंजन में सबसे खतरनाक डंजन में से एक है। ये इतना ज्यादा खतरनाक है ना कि अगर यहाँ पे कोई मुनाक लेवल का बीस्ट होता तो इसको बहुत ही पहले एक ऐसे का डंजन बता दिया होता। कैप्टन को लगा था ये बात सुनने के बाद जू फैन काफी डर जाएगा, और वही हम देखते हैं जू फैन काफी खुश हो गया होता है। वैसे भी यहाँ पे जू फैन ने डार्क स्पाइडर से ऑलरेडी डील कर रखा है, तो वो उनके बारे में बहुत कुछ जानता है और उसे डील करना काफी इजी रहेगा। शायद से यहाँ पे डार्क स्पाइडर्स को रहा के ना वो इजीली खुद को प्रूव भी कर पाएगा। पर कैप्टन को यहाँ पे यकीन था जू फैन पक्का नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है, इसी वजह से वो कहते हैं जू फैन मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ फिर बिल्कुल ट्राई मत करना। अगर तुम बोलोगे भी ना कि तुमने यहाँ पे डार्क स्पाइडर फाइट कर रखी है तो मैं नहीं मानने वाला। अगर तुमने यहाँ पे एक सी रैंक के डंजन में सर्वाइव किया था ना तो भी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे सारी फालतू बातें नहीं मानने वाला।
मुझे पता तुम एक नेपो किड हो जिसे टेंगजी ने भेजा है। ये बात सुनने के साथ ही जू फैन काफी चिढ़ गया तो सोच रहा होता है कौन सा नेपो किड, कैसा नेपो किड, ये लोग कुछ ही फालतू बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे खुद की मेहनत से पहुंचा हूँ, लेकिन चलो छोड़ो, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। मैं यहाँ पे इन लोगों को खुद से शो करूंगा। वैसे भी यहाँ पे टेंगजी ने बहुत ही उम्मीद से मुझे भेजा है, मैं यहाँ पे कुछ भी खराब नहीं करने वाला। लेकिन लगता है यहाँ पे जू फैन की किस्मत काफी कमाल की थी। वहाँ पे एक बंदे कॉल आता है, वो बोल रहा होता है यहाँ पे पास में एक नेट डंजन डिस्कवर किया गया है, आप लोग को वहाँ पे जाके चेक करना होगा कि आखिर उस डंजन के अंदर किस तरह का बीस्ट है। और जहाँ तक हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं शायद से ये जो डंजन है ये बी रैंक पे है, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जू फैन बोलता है कैप्टन यहाँ पे एक बी रैंक की डंजन है, ये उतनी मुश्किल तो नहीं होती ना, तो क्यों ना आप यहाँ पे डंजन के अंदर मुझे भेज दे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं यहाँ पे इन लोगों के साथ में जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। प्लीज मुझे यहाँ पे डंजन के अंदर जाना है। वही हम देखते हैं कैप्टन सोच रहे होते हैं वैसे भी ये एक बी रैंक का डंजन है, तो इतनी कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली। उसके बाद कैप्टन बोलते ठीक है जू फैन, तुम यहाँ पे साथ जा सकते हो, पर अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। ये लोग यहाँ पे डंजन लेवल चेक करने के लिए जा रहे हैं। हम लोगों ने बस प्रिडिक्ट किया है कि बी रैंक पे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है वहाँ पे कोई हिडन म्यूटेंट बीस्ट हो जो कि एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो जाए। इसी के साथ साथ हम देखते सारे सोल्जर्स निकल गए होते हैं नए डंजन के अंदर म्यूटेंट बीस्ट को चेक करने के लिए, और उनके साथ साथ जू फैन भी होता है। वही हम देखते हैं ग्रुप के अंदर वो लोग चुगली भी कर रहे होते हैं। उनमें से कुछ लोग ये भी बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे एक नए बंदे को साथ में लेके आना क्या एक अच्छा आइडिया था। जू फैन यहाँ पे कोई हमारी हेल्प तो नहीं कर सकता, बल्कि वो हमारे लिए काफी दिक्कतें बढ़ाएगा। लेकिन तभी हम देखते लीडर बोलते फालतू बात करना बंद करो, ऐसी कोई बात नहीं है। जू फैन को टेंगजी ने चूज किया है और वो कोई बेवकूफ नहीं। हम लोग को यहाँ पे ट्रेवल करते हुए काफी टाइम हो गया, और जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ कंडीशन काफी बेकार है, फिर भी ये बच्चा जू फैन हमारे साथ ट्रेवल कर रहा है और इसने पूरे रास्ते के एक बार भी शिकायत नहीं करी। ये बस यहाँ पे हमारे साथ लगातार चलते जा रहा है और एक नए बंदे के साथ से बहुत ही कमाल की बात है। मुझे लगता है यहाँ पे ये बच्चा हमारे लिए बिल्कुल भी दिक्कत खड़ी नहीं करेगा। लेकिन तभी हम देखते बाकी सारे सोल्जर बोल रहे होते हैं जू फैन सिर्फ 18 साल का है और इतने कम एज के अंदर इतने बड़े मिशन भेजना क्या उसकी लाइफ को सीधे खतरे में डाला नहीं हुआ। वैसे जब हम लोग जू फैन की एज की थे ना, तो हमारे पास में ऑर्डिनरी रैंक के हाई लेवल के बीच थे और एक बी रैंक के डंजन के हिसाब से ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। लेकिन तभी हम देखते लीडर वहाँ अपने बीच को समन करते हैं और उस बीच ने वहाँ पे एक विंड प्रूफ बेरी बना दिया होता है। लीडर बोलते बिल्कुल भी टेंशन मतलब अब यहाँ पे जू फैन को कुछ भी नहीं होने वाला, और जू फैन की वजह से हमारे मिशन के अंदर बिल्कुल डिले नहीं होगा। इसी वजह से बिना फालतू बात किए हुए आगे बढ़ते रहो, यही तुम लोग के लिए सही होगा। जू फैन सोच रहा होता है तो इसका मतलब लीडर ने काम मेल ही किया है, पर मुझे यहाँ पे किसी भी डंजन के अंदर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। ना तो यहाँ के वेदर की वजह से दिक्कत होगी और ना ही यहाँ के म्यूटेंट बीस्ट की वजह से। जू फैन बोलता है लीडर आप एक काम करो, अपने बीस्ट कौन समन कर दो, वैसे भी यहाँ पे ये वेदर मेरे कोई दिक्कत नहीं करने वाला, मैं इजीली होल्ड ऑन कर सकता हूँ। लीडर बोलते जू फैन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे बीस्ट को यहाँ पे समन करना बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं होगी, उल्टा ही हम सबके लिए काफी अच्छा रहेगा। वैसे भी हम लोग की डेस्टिनेशन काफी करीब आ रही है, तो ऐसा भी तो कोई म्यूटेंट बीस्ट हमारे पर अटैक कर दे तो हम लोग काफी केयरफुल रहना होगा। यहाँ पे तुम सारे अपने एनर्जी को सेव करो ताकि वहाँ पे उस वक्त ध्यान से फाइट कर सको। थोड़ी देर के अंदर ही हम देखते वो लोग डंजन के अंदर आ गए होते हैं। दूसरी नॉर्मल डंजन के मुकाबले ये जगह काफी अजीब लग रही थी। वहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग टाइप स्ट्रक्चर थे जो कि स्टोन से बने हुए थे और उन सारे के सारे बिल्डिंग्स के अंदर छेद था। क्लियरली देख के लग रहा था यहाँ पे जिसने भी किया है ना वो जानबूझ के किया है। और सिर्फ यहाँ पे बिल्डिंग्स ही नहीं थी जो कि काफी शॉकिंग थी, उन सारे बिल्डिंग्स के नीचे एक अंडरग्राउंड केव भी था। कैप्टन बोलते यहाँ पे इस डंजन के अंदर काफी कुछ गड़बड़ है, तो हम लोग काफी केयरफुल रहना होगा। मेरी बात ध्यान सुनो, हम लोग का मिशन क्या है मैं तुम लोग क्लियरली बताता हूँ। हम लोग यहाँ पे क्लियरली पता करने के लिए आए हैं कि यहाँ पे कौन सी तरह के म्यूटेंट बीस्ट है, तो इसी वजह से यहाँ पे इस डंजन के अंदर जितना डीप हो सके हमें उतना डीप जाना होगा। हम यहाँ पे किसी को भी मारने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे चेक करने के लिए आए हैं। तो जैसे तुम लोग सामने खतरा है ना वापस आना, क्योंकि हम लोग को वापस जाकर रिपोर्ट करना होगा कि आखिर यहाँ पे किस तरह खतरा है। ध्यान रखना लोग बैकअप लेके नहीं आए, तो यहाँ पे एक भी गलती तुम लोग की लाइफ ले जा सकती है। और जू फैन मेरी बात ध्यान सुनो, तुम जितना हो सके उतना मेरे करीब रहना, यही तुम्हारे परफेक्ट रहेगा। जू फैन बोलता है ठीक है कैप्टन, मैं यहाँ पे आके करीब रहूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं कोई गलती नहीं करने वाला। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग डंजन के और ज्यादा डीप में जाने लगते हैं। थोड़ा अंदर जाते उन लोग को अपने सामने उनका पहला बीस्ट दिखता है जो कि होता है ए स्टार इलाइट रैंक रॉक पाइथन। उसे वहाँ पे क्लियरली देख के लग रहा था कि वो उनके ऊपर अटैक करने वाला है, लेकिन ये टीम इतनी भी कमजोर नहीं थी कि इनके सामने इलाइट रैंक कुछ कर सके। ये लोग ऑलरेडी अपने साथ में लॉर्ड रैंक का बीस्ट लेके आए थे। हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे एक बियर को समन करते हैं जो कि सिर्फ वहाँ पे एक अटैक के साथ में रॉक पाइथन को मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं सारे के सारे सोलो आगे तक बढ़ने लगते हैं। लगता है यहाँ पे ये जो डंजन है ना ये एक रॉक पाइथन डंजन है, तो इसी वजह से ये उतनी खतरनाक नहीं होने वाली। शायद से यहाँ पे सालों का नजर ठीक था, ये एक बी रैंक की डंजन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग आगे देखना होगा। जब तक हम लोग को श्योरिटी नहीं होगी तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। जू फैन सोचता है काफी कमाल की बात है, ये सारे के सारे सोल्जर ना सिर्फ बहुत ज्यादा पावरफुल है बल्कि ये लोग यहाँ पे एक टीम के तौर पे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फाइनली मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रहा हूँ आखिर यहाँ प्रोफेशनल टीम किस तरीके से टीम के अंदर काम करते हैं।
लगता है मैं यहाँ पे इस डंजन के अंदर से ना काफी कुछ सीख के जाने वाला हूँ। मेरा यहाँ पे ना मुझे बिल्कुल नुकसान नहीं देने वाला। सीन शिफ्ट होता है, हमें टेंजिंग का सीन दिखाया जाता है। उसके पास में एक बंदा आके बोल रहा था ज़ू फेन को एक मिशन मिला है जो कि एक बी रैंक के डंजन को एक्सप्लोर करने का। टेंजिंग बोलती है मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे उनकी प्रेडिक्शन गलत भी हो गई ना और वो एक बी रैंक का डंजन नहीं हुआ बल्कि ए रैंक का डंजन हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ज़ू फेन उस डंजन के म्यूटेंट बीस्ट को इजीली संभाल लेगा। वो यहाँ पे ऐसे ऐसे काम ऑलरेडी बहुत बार कर चुका है तो मुझे यहाँ पे ज़ू फेन के टैलेंट के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं। उसके बाद हम लोग को वहाँ पे डंजन का सीन दिखाया जाता है। ज़ू फेन और उसकी टीम और ज्यादा अंदर आ गई होती है और उन लोग को अपने रास्ते के अंदर सिर्फ रॉक पाइथन ही मिले थे। उनमें से एक सोल्जर बोलता लीडर हमें काम करते हैं, वापस चलते हैं। हम लोग यहाँ पे इतना अंदर आ चुके हैं और हम लोग को रास्ते के अंदर रॉक पाइथन को छोड़कर कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब ये बात तो पक्की है, ये पक्का से एक बी रैंक का डंजन है। तो हम यहाँ पे क्लियर जगह क्लैरिफाई कर सकते हैं कि एक बी रैंक का डंजन है और इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं। लीडर बोले तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, हम यहाँ पे इस डंजन के काफी अंदर तक आ चुके हैं पर अभी तक हम लोग को रॉक पाइथन को छोड़ के और कोई बीस्ट नहीं दिखा। तो ऐसा होना पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रॉक पाइथन ही हो। मैं एक काम करता हूँ, अपनी टीम को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि वो लोग भी यहाँ पे दूसरे रास्ते वापस आ जाए। हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है और हम लोग को पता चल गया कि आखिर यहाँ पे इस डंजन के अंदर कौन सी तरह के म्यूटेंट बीस्ट है और वो लोग बताने वाले थे। तभी हम देखते हैं उन लोग के सामने एकदम से कुछ आ गया होता है। वो असलियत में क्राइंग सैंड बीस्ट होता है। ये यहाँ पे एक रेयर डेजर्ट टाइप मॉन्स्टर है जिसका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डंजन के अंदर होना बिल्कुल अजीब सी बात है। लीडर बोलते एक मिनट कैसा हो सकता है कि यहाँ पे इस डंजन का एक और एंट्रेंस हो जिसके बारे में हम लोग को बिल्कुल भी नहीं पता और ये जो सैंड बीस्ट है ना वो उस तरफ से आ गया हो। तभी हम देखते हैं दूसरा वाला सोल्जर अपने एयर रेड को समन करता है ताकि वो वहाँ पे फ्लाई करते हुए क्लियरली चेक कर सके कि कहीं यहाँ पे आसपास कोई दूसरा म्यूटेंट बीस्ट तो नहीं है। हम देखते हैं जैसे वो एयर रेड सैंड बीस्ट के ऊपर जाता है एकदम से जमीन के अंदर कुछ बाहर निकलने लगता है और काफी शॉकिंग बात ये थी वो एक बड़ा सा मुंह होता है जो कि एयर रेड को खाने वाला होता है। लेकिन क्योंकि एयर की स्पीड काफी ज्यादा थी इसी वजह से वो उस अटैक से इजीली बच जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे सैंड बीस्ट होता है वो असलियत में नकली होता है और वो ज़ू फेन की टीम को धोखा देने के लिए लगाया गया होता है ताकि ये जो मॉन्स्टर था वो लोगों पर अटैक कर सके। हम देखते हैं ये एक रेटर स्नेक होता है जो कि एक मिड लेवल का स्नेक बीस्ट होता है और उसके सामने आने के साथ ही इस डंजन की डिफिकल्टी सीधे एरिया में पहुंच जाती है। हम देखते हैं वहाँ पे उस रेटर स्नेक ने एक सिंक होल बना दिया था जिस वजह से ज़ू फेन की टीम को खड़े होने में काफी दिक्कत हो रही थी और ऐसी दिक्कत होने की वजह दूसरा सोल्जर होता है वो बोल रहा होता है मैंने बिल्कुल सही कहा था, ज़ू फेन यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है। अब हम लोग यहाँ पे खुद को सेव करें या फिर ज़ू फेन को। ये बिल्कुल भी बोलियांग की तरह नहीं है, एक नेपोकिड ही होता है, वो किसी काम का नहीं होता। उसे बस यहाँ पे एक स्पॉट को भरने के लिए रखा गया था। वो वहाँ पे स्क्वायर को भेजता है ताकि वो ज़ू फेन को सेव कर सके। लेकिन हम देखते क्योंकि उसका ध्यान ज़ू फेन के ऊपर था इसी वजह से वो रेटर स्नेक उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन इससे पहले वो रेटर स्नेक उन लोगों पर अटैक कर पाता जिसको अभी तक वो लोग काफी कमजोर समझ रहे थे वही उन लोग की लाइफ को सेव कर लेता है। ज़ू फेन ने वहाँ पे उस रेटर स्नेक के ऊपर स्नेक फ्लेम से अटैक कर दिया होता है। वो सोल्जर सोचता तो लगता है बोलियांग आ गया और उसने ही हम लोग को सेव किया है। लेकिन जब वो वहाँ पे ज़ू फेन को देखते तो काफी शौक आता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि जो बच्चा इतना कमजोर लग रहा था उसने उन लोगों को सेव किया। वो बोलता है एक मिनट को आखिर पॉसिबल कैसे है, इतनी कम एज पे होने के बावजूद भी इसकी पावर इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है कि ये यहाँ पे रेटर स्नेक को पीछे की तरफ कर दे। तो अभी हम देखते लीडर्स को खींचते हुए बोला तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम यहाँ पे खड़े क्यों हो, चलो फटाफट से पीछे की तरफ भागो। लेकिन हम देखते उन लोगों का भागने कोई भी रास्ता नहीं बचा होता क्यों उन लोगों के रास्ते के बीच में और भी बहुत सारी चीजें बाहर निकलने लगती है और जैसे वो लोग कुछ बाहर निकलते हुए देखते हैं वो लोग वहाँ पे रास्ता चेंज कर देते हैं क्यों उन लोगों को यहाँ पे इस मैटर के अंदर नहीं पड़ना था। यहाँ पे पावरफुल लॉर्ड बीस्ट है जो कि उन लोगों की लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा खतरा ला सकते हैं। वैसे ही वो लोग यहाँ बैकअप के साथ नहीं आए तो खतरा काफी बढ़ सकता है। जैसे जैसे वो लोग देखते हैं बहुत सारे रेटर स्नेक बाहर निकल रहे हैं तो लीडर को अंदाजा लग जाता है कि ये जो डंजन है ये बहुत ही खतरनाक होने वाली है। जितना उन्होंने सोचा था उससे कई ज्यादा खतरनाक, शायद से ये यहाँ पे स्पाइडर नेट से भी ज्यादा खतरनाक है जिसके अंदर इस वक्त बोलियांग गया हुआ है। ज़ू फेन की टीम को पता था कि उन लोगों को निकलना बहुत जरूरी है वरना ये सारे बीस्ट मिलकर उनको मार देंगे, पर उन लोगों के पास निकलने का रास्ता भी नहीं था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रेटर स्नेक मिलके उन लोगों के रास्ते को ब्लॉक कर रहे थे। तो अभी हम देखते रेटर स्नेक वहाँ पे उन लोग के ऊपर सैंड बुलेट से अटैक करता है। बियर वहाँ पे क्लॉस्टॉर्म यूज करता है फिर उसका कोई फायदा नहीं होता और वो वहाँ पे अटैक को क्लियरली ब्लॉक नहीं कर पा रहे थे। जैसे उन लोगों को लग रहा था कि वो लोग गए काम से तो अभी हम देखते हैं ज़ू फेन उन लोगों के सामने आता है। ज़ू फेन अपने मैकेनिकल हैंड की शील्ड से उन सारे अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। लीडर बोल रहे थे ज़ू फेन काफी कमाल का है, वो यहाँ पे इस डंजन के अंदर सारी तैयारी करके आया था, बेवकूफ हम लोग हैं जो कि ज़ू फेन का मजाक उड़ा रहे थे। मुझे पहले से लग रहा था टेंजिंग ने किसी को सिलेक्ट किया है ना तो ऐसे नहीं किया होगा, पक्का से उसमें कोई ना कोई तो बात होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं वो रेटर स्नेक अपनी स्किल का यूज करते हुए उन सारे लोग को अपने मुंह में लेने वाला होता है और वो लोग वहाँ पे खुद को जाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। चाहे वो लोग कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले वो खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे।
लीडर बोलते तुम एक काम करो, हम यहाँ पे निकल नहीं पाएंगे, पर ज़ूफेन का सेव होना काफी जरूरी है। अब ने ये रेड को बोलो कैसे भी करके ज़ूफेन को सेव करे, ताकि वो बाहर जाके सारे लोगों को बता सके कि आखिर यहाँ पे ये डेंजर कितनी ज्यादा खतरनाक है और इसके अंदर बिना सेफ्टी के आने से बहुत सारे लोग की जान खतरे में पड़ सकती है। तभी हम देखते वो एरेट सीधे ज़ूफेन की तरफ जाने लगता है ताकि वो ज़ूफेन को सेव कर सके। ज़ूफेन बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे आप लोगों को छोड़ के ना कहीं नहीं जाने वाला, और आप जितना वीक समझ रहे हो ना मैं उतना वीक नहीं हूँ। यहाँ पे रेटर सिंह आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ज़ूफेन नोआ को बोलता है नोआ जाओ और दिखाओ आगे तुम कितने कमाल के हो। तो अभी हम देखते हैं नोआ वहाँ पे आगे बढ़ते हुए काफी खतरनाक सोल क्रो अटैक करता है और सिर्फ वहाँ पे एक ही अटैक के अंदर रेड स्नेक हार गया होता है। ये देख के लीडर भी काफी शौकत बोल रहे होते हैं आखिर ये पॉसिबल कैसे है, ज़ूफेन की बात इतनी कैसे हो सकती है। एक स्टूडेंट होने के बावजूद वो यहाँ पे लॉर्ड लेवल के बीस्ट को सिर्फ एक अटैक के अंदर हरा पा रहा है। ज़ूफेन बोलते यहाँ पे इतना इनफ नहीं रहेगा, जब तक हम इस म्यूटेंट बीस्ट को मारेंगे नहीं ना तब तक हम लोग एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिलेंगे। नोआ आगे बढ़ो और यहाँ पे इस कमीने म्यूटेंट बीस्ट को जला के राख कर दो। तो अभी हम देखते हैं नोआ फ्लेम स्नेक का यूज करते हुए रेडर स्नेक को जला के राख कर दिया होता है। उसके बाद एवलांस स्किल का यूज करते हुए जग को भर देता है ताकि वो लोग वहाँ से बाहर निकल सके। ज़ूफेन सील को एक्टिवेट करते हुए बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम लोग यहाँ से पक्का निकल जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे नोआ के पीछे एक और रेटर स्नेक आ गया होता है जो कि उसके ऊपर स्नीक अटैक करने वाला होता है, पर नोआ के सामने कोई मॉन्स्टर कुछ नहीं कर सकता। वो वहाँ पे एक सोल क्लो अटैक के साथ में उस रेटर स्नेक को भी इजीली खत्म कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं एरेट की हेल्प से वो सारे लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। वो दूसरे सोल्जर बोलता है ज़ूफेन प्लीज हमें माफ करना, हम लोग तुम्हारे बारे में काफी गलत थे, हमें लग रहा था तुम एक नेपो किड हो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुमने यहाँ पे एक कॉजी बैच ना खुद से कमाया है, एक बच्चा होने के बावजूद तुम्हारी पावर बहुत कमाल की है, इतनी कमाल की ना कि मैं भी तुम्हें मैच नहीं कर सकता। पर अभी यहाँ पे ये फाइट खत्म नहीं हुई थी। हम देखते वहाँ पे उन लोग के सामने बहुत सारे रेटर स्नेक आगे होते हैं और वो सारे के सारे रेटर स्नेक उनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, पर ऐसा करने से रोकने के लिए वहाँ पे दो योद्धा खड़े थे, लॉर्ड लेवल का बियर और नोआ। नोआ बोलता है बियर भाई बिल्कुल भी टेंशन मत ले, जब तक मैं तेरे साथ हूँ ना तुझे मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ, और ये तो सारे लोगों को पता है क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।